Hello students, today we will talk about unit second of mathematics fourth, जो कि आप सिविल ब्रांच को छोड़ करके ऑलमोस्ट सारे ब्रांचेज में ये चलता है। ये वीडियो हमारे कंटिन्यूएशन में है। अभी इसके पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखा कि हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस किस टाइप के होते हैं और उनका सोल्यूशन हम कैसे निकालते हैं। इस यूनिट में सेकेंड यूनिट में ये सेकेंड यूनिट का पहला वीडियो है। इसमें आप देखेंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, मींस हाउ टू क्लासिफाई द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की वेदर दे आर इलिप्टिकल, वेदर दे आर पैराबोलिक, वेदर दे आर हाइपरबोलिक। अक्सर गेट वगैरह में भी आता है कभी कभी कि आपको कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा उसको क्लासिफाई करो, और एकेटीयू में भी आता है। अक्सर आपको 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं पहले सेक्शन के उसमें क्लासिफाई करने को आता है। पहला पार्ट जो होगा क्लासिफिकेशन का होगा, दूसरा पार्ट जो होगा एप्लीकेशन ऑफ पीडी का होगा, मींस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अप्लाई कहां होता है। एज पर एकेटीव सिलेबस बेसिकली हमें जो एप्लीकेशन पढ़ना है वो हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन और लाप्लास इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको हमें इस यूनिट में सीखना है। तो इस यूनिट का पहला लेक्चर यानी मॉड्यूल 2 का पहला लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हाउ टू क्लासिफाई द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की वो इलिप्टिकल है, पैराबोलिक है या हाइपरबोलिक इन नेचर है। बहुत सिंपल होता है। एक जनरल फॉर्म हम देखते हैं। एनी इक्वेशन इन द फॉर्म, अगर आपको दिया गया कैपिटल A del 2 z upon del x2 प्लस कैपिटल B del 2 z upon del x del y प्लस C del 2 z upon del y2 प्लस समथिंग फंक्शन ऑफ x y z p q, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर कुछ कांस्टेंट भी हो सकता है। हो सकता है कि राइट साइड में जीरो ना हो, कुछ टर्म हो, तो उसको आप लेफ्ट साइड में ले आएंगे, राइट साइड में जीरो रख देंगे, तो वो सारा जो है इस फंक्शन के साथ इंक्लूड हो जाएगा। अगर इस फॉर्मेट में कोई भी इक्वेशन दिया गया है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपने क्या करना है, ये जो ए बी सी है इसको कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। अब ये जो कोएफिशिएंट ए बी सी है, मे बी कि ये कांस्टेंट हो सकता है, मे बी कि ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड टी व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है जैसा ये दिया गया हो। तो ये जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके बेसिस पर हम कंपेयर करते हैं कि ये इक्वेशन जो दिया गया वो किस नेचर का है। तो प्लीज आपको ये ध्यान रखना है, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। इफ b square minus 4ac is less than 0 means negative, b square minus 4ac अगर नेगेटिव आता है तो b क्या है, del 2 z upon del x del y का कोफिशिएंट, प्लीज इसको ध्यान रखना। और a क्या है, del 2 z upon del x 2 का कोफिशिएंट, c क्या है, del 2 z upon del y 2। उसके साथ अदर क्या दिया है, उससे इस इक्वेशन के बिहेवियर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेचर चेक करने के लिए हमें खाली del 2 z अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में जो 2 बार डिफरेंशिएट है उसका कोएफिशिएंट, x y के रिस्पेक्ट में जो दिया गया उसका कोएफिशिएंट, जो y के रिस्पेक्ट में दिया गया उसका कोएफिशिएंट खाली कंपेयर करते हैं abc। तो इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 देन द कर्व इज इन इलिप्टिकल। तो कर्व जो है इलिप्टिकल शेप में होगा, यानी कर्व का जो सॉल्यूशन, कर्व का मतलब क्या होता है, ये जो जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है वो कर्व कैसा था, किस नेचर का था, उसको बनाने के बाद उसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के बाद ये फॉर्मेट आया था, तो उस समय कर्व इलिप्टिकल नेचर का होगा। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है मींस 0 से लेस देन। अब अगर आपने कैलकुलेट किया कि b स्क्वायर माइनस 4ac एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 आता है, ना नेगेटिव आता है ना पॉजिटिव आता है, तो उस केस में जो कर्व है दैट इज द पैराबोलिक इन फॉर्म, उसका जो नेचर होगा दैट इज द पैराबोलिक, वो पैराबोलिक फॉर्म में होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इक्वल के लिए पैराबोलिक, लेस देन के लिए इलिप्टिकल। अब b स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 आता है मींस पॉजिटिव आता है, तो उस केस में आप बोलेंगे कि कर्व इज हाइपरबोलिक। जो कर्व है वो हाइपरबोलिक होता है नेचर में। तो ये 3 इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखिएगा क्लासिफिकेशन के हिसाब से कि हम पीडी को क्लासिफाई कैसे करते हैं। अब आप एक चीज ध्यान रखिए, मैंने यहाँ पे z को यूज किया है। z इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, जो कि पहले यूनिट से ही चलता आ रहा है। कई बार आपको जो क्वेश्चन है वो u में देगा, u, तो u जनरली x और t का फंक्शन होगा, या u जनरली x और y का फंक्शन होगा, जैसा भी होगा वो क्वेश्चन में दिया होगा। तो अगर z के प्लेस पर u भी दिया है तो आपने डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि हम कैसे निकालें, सर ने तो z बताया था, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप जहां वेरिएबल आपका x और y है वहां वेरिएबल x और t हो गया, जहां किसी किसी में x y नहीं रहता है, जहां z है वहां पे u रिप्लेस कर लेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। a b c में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से मैं एक बार आपको क्लियर कर दे रहा हूं, कोफिशिएंट जो a है वो z को 2 बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके दिया गया, उसका कोफिशिएंट a लेंगे। सिमिलरली u के केस में अगर u को 2 बार x के रेस्पेक्ट में दिया गया तो उसका कोफिशिएंट a माना जाएगा। दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अगर u को 2 बार डिफरेंशिएट किया गया तो उसको c माना जाएगा, और एक बार x और एक बार y
जब एक्स वाई दिया हो तब, और एक्स टी दिया हो तो एक बार एक्स एक बार टी के साथ जब डिफरेंशिएशन है तो उसका कोएफिशिएंट बी लिया जाएगा। तो खाली हमें ए बी सी से ही मतलब है, और यही तीनों कोएफिशिएंट का यूज करके हम नेचर बता सकते हैं कि कर्व कैसा नेचर का है। कांस्टेंट में क्या है, फंक्शन का एक्स्ट्रा चीज क्या है, उससे कोई लेना देना हमें नहीं है। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेचर ऑफ द कर्व की वो कैसा होगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल सिंपल से 2 एग्जांपल हमने यहाँ पे कंसीडर किए। क्लासिफाई द फॉलोइंग इक्वेशंस। पहला दिया 2 del 2u upon del x2 plus 4 del 2u upon del x del y plus 3 del 2u upon del y2 is equals to 0, और दूसरा है del 2u upon del t square plus t del 2u upon del x del t plus x del 2u upon del x2 plus 2 del 2u del u by del t plus del u by del x plus 6u is equals to 0। अब इनमें आप देखिए z नहीं है, इनमें u है। कैसे सॉल्व करेंगे अभी देखते हैं। जैसे z था जस्ट उसके प्लेस पर u हो गया। अब पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां से देखिए। जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, यानी आपको कैपिटल एबीसी की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। अगर z के प्लेस पर u से रिप्लेस कर दिया तो अब आप देख सकते हैं कि u यहाँ पे किसका किसका फंक्शन हो सकता है। देखिए किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है, x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब इस केस में u इज द फंक्शन ऑफ x एंड y। तो जरूरी नहीं है नोटेशन z की जगह u दे दिया, क्या फर्क पड़ता है। अब अगर कंपेयर करेंगे तो देखिए a की वैल्यू आपको ये दिखाई देगी 2, तो a इज इक्वल टू देखिए 2 लिखा गया। b की वैल्यू जो होगी वो u को x और y दोनों के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होना चाहिए। प्लीज आप ध्यान रखिए यहाँ पे b उसका कोएफिशिएंट है, z को x और y दोनों के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि b की वैल्यू जो है 4 है, तो b इक्वल टू आपको 4 मिल गया। सिमिलरली u को y दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में 2 बार जो डिफरेंशिएट किया गया है उसका कोएफिशिएंट है दैट इज c की वैल्यू 3 मिल गई। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसको हम कंपेयर कैसे करें। इसके बाद राइट साइड में क्या दिया है क्या नहीं दिया उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको खाली इन्हीं तीनों कोएफिशिएंट से मतलब होता है फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द नेचर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 3। अब आप इधर आइए, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर हम ध्यान से देखें, वैल्यू रख के देखें तो ये आ जाएगा आपका -8। -8 मींस नेगेटिव, नेगेटिव लेस देन 0 आ रहा है, तो लेस देन 0 के लिए आपको बताया गया था कर्व का नेचर b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 दैट इज कर्व इज एलिप्टिकल। तो आपने क्या लिख दिया, कर्व एलिप्टिकल इन नेचर। तो ये अब सिंपल सा सॉल्यूशन हो गया, आप इसको बता सकते हैं। सिमिलरली अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर देखिए u किसका किसका फंक्शन है। u इज द फंक्शन ऑफ t एंड x, आप देख सकते हैं क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है, t के रेस्पेक्ट में, आप देख सकते हैं। तो a की वैल्यू यहाँ पे कंपेयर करें तो इसका साथ कोई कुछ वैल्यू नहीं दिया, यानी 1 ले लेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ जो a की वैल्यू है दैट इज 1। तो इस केस में अगर आप कंपेयर किए तो a की वैल्यू 1 मिलेगी। सिमिलरली del 2u upon del x del t दोनों के रेस्पेक्ट में है, तो जो b की वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू t, तो b के प्लेस पर t लिख दिया गया। सिमिलरली आप देखेंगे del 2u upon del x 2 का कोएफिशिएंट क्या है दैट इज x, तो आप देख सकते हैं c की वैल्यू x हो गई। इसके इधर क्या दिया है, आपको यहां से कोई लेना देना नहीं, आपको खाली u का 2 बार डिफरेंशिएशन, एक बार x के रेस्पेक्ट में दोनों बार, तो वो a हो जाएगा, दोनों बार t के रेस्पेक्ट, दोनों बार अगर पहले t दिया तो t के रेस्पेक्ट में a हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में आपका c हो जाएगा, और x और t के रेस्पेक्ट में t हो जाएगा। तो ये वैल्यू कंपेयर करके आपने यहाँ पर लिख दिया। अब वो स्टैंडर्ड फॉर्म है b स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हमें टेस्ट करना होता है कि इसका नेचर कैसा आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू रख के देखेंगे तो a की वैल्यू 1 रख दिया और b की वैल्यू t रख दिया, तो t स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करके आपको देखिए ये मिलेगा t स्क्वायर माइनस 4x। अब आपको पता नहीं कि t की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, तो आप कैसे बताएंगे। अगर कोई वैल्यू पर्टिकुलर मालूम होती तो यहाँ रख देते, पता चल जाता कि ये ग्रेटर देन 0 है, इक्वल्स टू है या लेस देन 0 है, ठीक है। तो आप जनरल तीनों फॉर्म लिखेंगे। ऐसे केसेस में हमेशा तीनों आंसर लिखा जाता है। कब आप कंडीशन लगाएंगे कि इफ t स्क्वायर माइनस 4x अगर ये लेस देन 0 होता तो b स्क्वायर माइनस 4ac कंप्लीटली 0 हो जाता, सॉरी लेस देन 0 हो जाता। लेस देन 0 पे हम नेचर क्या लिखते हैं, एलिप्टिकल। तो अब सारा कुछ डिपेंड करता है b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इसके वैल्यू पे, t स्क्वायर माइनस 4x की वैल्यू पे। तो इसी को हम तीनों केसेस में लिख देंगे। अब नेक्स्ट में लिखेंगे t स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल्स टू 0, तो इज इक्वल्स टू 0 यानी b स्क्वायर माइनस 4ac भी 0 हो जाएगा। तो उस केस में ये पैराबोलिक नेचर का कर्व होगा। किस कर्व की बात कर रहा है, ये इक्वेशन जो दिया है इसके बारे में बात करें कि इसका नेचर कैसा होगा, ठीक है। अब t स्क्वायर माइनस 4x ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac भी ग्रेटर देन 0 होगा, मींस कर्व इज हाइपरबोलिक। तो प्लीज अगर ऐसा वैल्यू आता है abc की कोई वेरिएबल के टर्म में वैल्यू आती है तो उस केस में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरीके से कि तीनों केस आप कंपेयर कर देंगे कि ये 0 होगा तो पैराबोलिक, लेस देन होगा यानी नेगेटिव होगा तो एलिप्टिकल, ग्रेटर देन होगा तो हाइपरबोलिक। बहुत सिंपल था क्लासिफिकेशन, तो प्लीज आप जरूर करिएगा। ये मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हुए, पहला वाला क्वेश्चन बिल्कुल इसी फॉर्मेट का है, आप देख सकते हैं।
लास्ट के 2, 3 और 4 वाले जो है वो सिंपल है। आप क्या करेंगे, इसको पहले लेफ्ट साइड ले आइए, राइट साइड में 0 कर दीजिए। ये देखिए u इज द फंक्शन ऑफ t एंड x, तो एक को a मान लेंगे, एक को b मान लेंगे, एक को c। जो पार्ट नहीं है वहां पे c की वैल्यू 0 कर, जहां नहीं है उसकी वैल्यू 0 कर देंगे। c 0 नहीं होगा, आपका यहाँ पे b 0 हो सकता है, तो आप प्लीज चेक कर लीजिएगा। उसी तरह इसमें भी इसको आप राइट साइड ट्रांसफर करके सॉल्व करेंगे, इधर ऑलरेडी राइट साइड में है, तो आप कोएफिशिएंट कंपेयर करके बताएंगे कि इन तीनों इक्वेशन का नेचर कैसा है। उम्मीद करूंगा कि आप जरूर सॉल्व करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से पहले मैं आपसे कनेक्ट करूंगा तो पूछूंगा कि आपने सॉल्व किया कि नहीं किया। देखिए जो पहला वाला इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है, इसके आगे लिखा है वेव इक्वेशन। दूसरा वाला देखिए 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन है। ये आपका 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन है, बट इसको हम लाप्लास इक्वेशन भी कहते हैं 2 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन का भी लाप्लास इक्वेशन होता है, आगे हम इसी यूनिट में पढ़ेंगे। तो बेटा इस टॉपिक के लिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि क्लासिफिकेशन सीखना था, बट ये क्वेश्चन का क्लासिफिकेशन आप करके आएंगे। हाँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये इक्वेशन सॉल्व कैसे किए जाएंगे, यानी ये जो आपका 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन, 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन, 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन सॉल्व कैसे होता है, लाप्लास इक्वेशन सॉल्व कैसे होगा विद द हेल्प ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वो हमें नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आप ये सॉल्व करिए। थैंक यू सो मच।